नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बे बुलेटिन का। बे बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश सिंह जी, प्राचार्य हैं डीन कॉलेज के, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आयनगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और राधे श्याम पार्टी के नेता हैं। ये आज का पैनल है। हम लोग विषय पर चलें। कोरोना काल में हम लोगों ने एक डिबेट की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता है शैलेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नहीं मिल पाया। और उस पोस्ट के बाद में स्थिति क्या हुई ऑक्सीजन की ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्हें कई पुरस्कार मिल गए उस पोस्ट के बाद में। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उनके कैंडिडेट को लड़ने को मिल गया, कई कई पुरस्कार मिल गए, और अभी उन्हें सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रदेश का सह संयोजक बता दिया गया। कई पुरस्कार उन्हें मिल गए। और अभी कल दीपक दुबे हैं फतेहगढ़ में, फतेहगढ़ का जो मंडल है उसके नगर उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाल करके इस बात का खुलासा किया कि फतेहगढ़ में बड़े पैमाने पर जो अवैध खनन है उसका काम हो रहा है, और संकेत उनका साफ है कि इस खनन के काम में भाजपा के लोग लगे हैं, भाजपा के समर्थक लगे हैं, भाजपा के नेता लगे हैं। और उनके पास एक्यूरेट जानकारी है दीपक दुबे के पास। 20 डंपर हैं, 4 जेसीबी हैं, 40 ट्रैक्टर हैं, और इनसे बालू और मिट्टी का खनन हो रहा है। और जो जो गांव है जहाँ से मिट्टी और बालू का खनन किया जा रहा है उनके नाम भी हैं इनके पास में। मीरपुर है, निनौआ, लखमियापुर, कीरतपुर, ये गांव हैं जहां से अवैध खनन का काम किया जा रहा है, और इन्हें इस बात का दर्द है कि उनकी सरकार के रहते अवैध खनन हो रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और दीपक दुबे के बारे में जब हमने इस पोस्ट में नीचे कमेंट देखे तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये विधायक जी के बहुत नज़दीकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिस मंडल में है उसमें बहुत नज़दीकी रहे हैं, और ये खुद भी इन्होंने इनके पास भी एक ट्रैक्टर है, ये इन्होंने स्वीकार किया है, और उस ट्रैक्टर को एसडीएम ने सीज कर दिया है ड्राइवर के घर से ला करके। इसके बाद में इनका दर्द ये उभरा है, और इन्होंने खुलासा किया है कि 20 डंपर, 4 जेसीबी और 40 ट्रैक्टरों से बालू और मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। तो हालांकि इन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि भाई हम भी, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब हमारे ड्राइवर के घर से इस ट्रैक्टर को उठा लिया गया और एसडीएम साहब ने सीज कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। वैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि पार्टी की बात पार्टी के मंच पर करी जाए, लेकिन अब दीपक द्विवेदी क्यों फेसबुक पर ये सारी बात कर रहे हैं, क्यों हम सबको ये सब चीज़ें जानकारी में दीपक दुबे के माध्यम से आ रही है। हालांकि जानकारी हम लोग भी खबरों का काम करते हैं तो जानकारी हम लोगों के पास भी रहती है, लेकिन दीपक द्विवेदी क्यों वर्जन दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं इस तरह की खबरों को, ये थोड़ा सा रोचक विषय भी है, और हम लोगों की जानकारी बढ़ाने वाला भी है कि अब जाहिर है कि जो डंपर हैं, जेसीबी हैं, ट्रैक्टर हैं, ये इनके मालिक भी कोई ना कोई होंगे, और मालिक अनाम नहीं हो सकते। जिनके नाम ट्रैक्टर है वही होंगे, जिनके नाम जेसीबी है वही होंगे। तो अब पुलिस और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये तो अंदर खाने की बात है। लेकिन हम अगर कोई परंपरा बनी है शैलेंद्र राठौर की तरह से कि कुछ पुरस्कार मिल जाए, दीपक दुबे को भी पद बट रहे हैं, तमाम प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सह संयोजक बनाए जा रहे हैं, तो हो सकता है दीपक द्विवेदी को भी कोई पारितोषिक मिल जाए। ये तो हम लोग जो है ये कामना भी कर सकते हैं कि दीपक द्विवेदी को कुछ मिल जाए, जब बटी रहे पद तो उन्हें भी कुछ मिल जाए। लेकिन अगर उन्होंने खुलासा किया तो हम लोगों को भी इस चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए कि ये सब हो रहा है, और दीपक द्विवेदी ने ये साहस किया है कि ये सब बताया है सार्वजनिक तौर पर, हमें नहीं बताया है, फिर सोशल मीडिया के मतलब उन्होंने समाज को बताया है। तो शुरू करिए अनिल गंगवार जी, बड़ा रोचक जानकारी दीपक दुबे ने दी है कि शायद आपकी जो नगर कमेटी है, महानगर कमेटी है समाजवादी पार्टी की,
उसके पास ये जानकारी ना हो, लेकिन जानकारी ये है कि 20 डंपर, 4 जेसीबी और 40 ट्रैक्टर खनन कर रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, मिट्टी और बालू खोद रहे हैं। और मीरपुर, निनौआ, लक्ष्मीपुर, कीरतपुर, ये सब गांव हैं लगे हुए बड़कुट विभाग के, इनमें वो खनन का काम हो रहा है और मुतबातिर जारी है। तो बताइए साहब, क्या कैसे रामराज है ये सब? शेखर भाई, एक तो आज अब 5 साल के अंतिम दौर में आपने एक ऐसा विषय रखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी हनक सत्ता तक है। और जब वो सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि माफिया नहीं रहेंगे। वो रोज कहते हैं कि माफियाओं को हम ठोक रहे हैं। आज मैं बधाई देता हूं दीपक दुबे को कि उन्होंने अपनी पार्टी की उस गहरी साजिश को आज सोशल मीडिया पे लाए जो खुलेआम हो रहा है। जब सपा गवर्नमेंट थी तब ये लोग क्या कहते थे, वो सपा के गुंडे जो है खनन कर रहे हैं, सपा के गुंडे। लेकिन आज बड़े हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत प्रबुद्ध वर्ग के हैं, ये सत्य है कि सरकार स्वयं माफिया पैदा करती है। कोई सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूं। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक संपदा है, उस पर को भी उन लोगों ने अपना पेटेंट कर लिया है सरकार ने कि पर्यावरण प्रदूषण। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए उसी मिट्टी में सबको मरना है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पहाड़ी है? फिर मिट्टी पर रोक कैसी है? मिट्टी से कौन सा पर्यावरण जो है नुकसानदेह हो रहा है और कौन सा रुक रहा है? आपको ध्यान होगा, एक कानून सरकार ने बनाया तो पेड़ काटने के इसी प्रकार से, और किसानों की लुटाई कर दी। सब पेड़ कट गए, माफिया पुलिस बन गई और किसान मर गया। वही हाल यहाँ पर हो रहा है। और ये कोई फतेहगढ़ की बात नहीं, पूरे जनपद की बात है। ये हर पूरे जनपद में बालू और मिट्टी का खनन हो रहा है और उसमें बीजेपी के माफिया लगे हुए हैं। केवल ये है कि अब नाम बदल गए हैं। सब जगह जेसीबी से भराई हो रही है, ट्रैक्टर खुलेआम दौड़ रहे हैं। और इन्होंने क्या काम करा? सरकार ने उसकी रॉयल्टी बढ़ा ली। सपा गवर्नमेंट जब 12 से 17 तक रही, 304 रुपए में मिट्टी का ट्रैक्टर मिल जाता था, आज 700 रुपए में मिल रहा है। बालू 1000 रुपए 800 में 1100 में मिल जाती थी, आज वो 2500 से 3000 मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, माफियाओं ने रेट बढ़ा दिए और बालू तौल से बिक रही है। आप ये बात देखिए, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। चारों तरफ दौड़ रहे हैं, डंपर लगे हुए हैं, दिन रात भराई हो रही है, रात दिन चल रहे हैं। कोई रोकने वाला है? सरकार ये कहती है हम बहुत शुद्ध हैं, हम राम राज्य लाएंगे। अरे तुम तो किसानों की मट्टी छाट रहे हो, किसानों को बर्बाद कर रहे हो माफिया पैदा करके। मिट्टी को फ्री होना चाहिए, और ये योगी जी ने शुरू में कहा था। लेकिन पहले उन्होंने कुछ आदेश किए कि साहब वो अपना इंतकाम दिखा दो, उसमें भी उलझन। अरे फ्री क्यों नहीं कर रहे हो कि हर कोई मिट्टी उठा सकता है और डाल सकता है? ऐसा क्यों नहीं सरकार कर रही? ये कहते हैं हम तो बड़ा पारदर्शी काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में और जिले में इन्हीं के माफिया काम कर रहे हैं। अभी और ये परतें खुलेंगी क्यों? जिस पर यही लोग कार्रवाई कराते हैं एक दूसरे पर। एसडीएम ने कार्रवाई नहीं की है, ये कार्रवाई इनके माफिया ही करते। एक दूसरे को देखकर जो जितने नेता के नजदीक है, वो कहता साहब हमू डाल लें थोड़ी मट्टी, हमू रुपया पैदा कर लें, क्योंकि अभी हमें खर्च करना पड़ेगा। खर्च कहां से आएगा? यही कारों से आता है खर्चा इनका, है। और एक ट्रैक्टर खरीद लिया और दिन भर जो है 50 चक्कर लगा रहे हैं और 700 800 1000 रुपया मिट्टी बेच रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना पड़ेगा। किसानों का हनन हो रहा है। मैं तो मांग करता हूं इस प्रदेश सरकार से कि ये माफिया राज जो आपने रोज कहते हो हमने माफिया खत्म कर दिए, हमने प्रदेश से गुंडे भगा दिए, हमने सबको ठोक दिया, कहीं नहीं किसी को ठोक दिया है। हाँ, अंतर ये हो गया जो विपक्ष में लोग काम कर रहे थे उन्हें आपने ठोक दिया, और जो आपके लल्ला बेटा हैं उनको आप अब और आगे बढ़ा रहे हैं। इतना फर्क हो गया, झंडा बदल गया है। विवेक जी,
एक चीज और, एक प्रसंग और जोड़ना चाहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को जितेंद्र सिंह बबलू की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। अभी पिछले सप्ताह उन्हें पार्टी ने बड़ा स्वागत सत्कार के साथ शामिल कराया था, और रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा की सांसद हैं, उनका घर जलाने के आरोपी हैं जितेंद्र सिंह बबलू। और रीता बहुगुणा जोशी ने जब नड्डा जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे सब अपनी बात रखी, तो भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ा और जितेंद्र सिंह बबलू को निकालना पड़ा पार्टी से, उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ी। ये बड़ा फैसला है आज का। ये तो उसमें भी शेखर भाई, जब बबलू जी को किसी ने भर्ती कराया होगा तो अब रीता जी ये योगी जी को बताएं कि देखो हमारा घर जलाने वाला एक गुंडा जो है आपकी पार्टी में शामिल हो गए, इसे भी ठोको, उसे भी ठुकवाओ। तो ये सब बने हुए हैं लोग, लेकिन बस ये है कि परिवर्तन हो गया है। और रीता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी में ये आवाज बुलंद की और उसे हटवाया। ये मैं धन्यवाद देता हूं रीता जी को। विवेक जी, ये जो आज का विषय आपने रखा है अवैध खनन का, ये किसी एक जनपद का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और खुले रूप से हो रहा है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में यही अवैध खनन होता था तो यही भाजपा के लोग कितने दावे करते थे, कितनी विरोध करते थे। आज हमारे सपा के प्रवक्ता ने सही कहा कि केवल नाम बदल गए हैं, बस इतना हुआ है। बाकी अवैध खनन का कार्य जो समाजवादी पार्टी के सरकार में जिसका ये विरोध करते थे तब हो रहा था, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए जनपद का नेतृत्व जो है वो जानता नहीं है या प्रदेश का नेतृत्व इससे वाकिफ नहीं है, सारा वाकिफ है। ये आपने अपने उसमें लिखा था कि पुलिस पे इतना दबाव है कि पुलिस कोई कार्रवाई इन पे नहीं कर पाती है। आज आप कह रहे हैं कि दुबे जी का ट्रैक्टर सीज हुआ है, ये ट्रैक्टर भी एसडीएम ने सीज नहीं किया होगा, ये भी ट्रैक्टर जो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग अवैध खनन में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं में आपस की गुटबाजी का नतीजा होगा कि इनका ट्रैक्टर सीज कराया गया। ये वरना जिस तरीके से ये नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते थे, लेकिन आप जरा पुलिस से बात करके देखिए, आप प्रशासन से बात करके देखिए कि किस तरीके से ये वहां पे दखलंदाजी अपनी कर रहे हैं। ये जिसके लिए बड़े बड़े लंबे उपदेश देते थे, बड़ी राम राज्य की बातें करते थे, लेकिन आज जब इनको मौका मिला तो ये कहीं दो कदम आगे बढ़ के लूट मचाए हुए हैं। ये भाजपा के आज कार्यकर्ता ने जो ये अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की, ये वास्तव में एक साहस की बात है। अब ये अलग बात है, आप कह रहे हैं इस पे पुरस्कार मिल रहे हैं, तो हो सकता है पुरस्कार की मंशा रही हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई चीज एक पूर्व नियोजित होगी। ये तो एक इनके आपस में काम का ये एक थोड़ा सा इस तरह का सीन बना होगा कि आपस में इनका कुछ वैमनस्य होने के कारण इनका करा दिया गया। ये दूसरा, फिर भी ये सराहनीय है कि उन्होंने इस बात को उठाया और सोशल मीडिया पे लाए। जो अनुशासन अपने को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, उसके कार्यकर्ता द्वारा ये करना, ये बहुत ही, ये भी फिर भी माने रखता है। लेकिन आज फिर एक बात जनता देख रही है कि ये सत्ता में जब नहीं होते हैं तब कैसी लंबी लंबी और तमाम बातें करते हैं, नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते हैं, बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब इनको सत्ता मिल जाती है उसके बाद जो ये करते हैं वो शायद बेहद शर्मनाक है ये प्रदेश के लिए। ये और जनता सब देख रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जो 22 के चुनाव की थीम विकास को दरकिनार करके हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है वो सब इन्हीं बातों के लेके है, क्योंकि एक अवैध खनन की बात नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, जो जनता ने इनको भरोसा किया, इनको बहुमत दिया, कि किसी भी क्षेत्र में आप बताइए कि बुनियादी बदलाव हुए हों, जिसमें ये 2012 से 17 के बीच में या सत्ता में आने के पहले जिनका ये विरोध करते थे, जिनके लिए उनको आने के बाद इन्होंने क्या बदला,
आज ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और प्रदेश की जनता इसको देख रही है और प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में इनकी कथनी और करनी का जवाब देगी। जी, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी, उनका जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने सोशल साइड पे जो अपना बयां किया है, उससे एक चीज प्रतीत होती है। एक दोहाबली में हो या कहावत में हो, एक नारा था, एक दोहा था कि राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। उसका एक बदला हुआ नाम, बदला हुआ स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है। बदला हुआ स्वरूप ये है कि राम नाम से लूट है और लूट सके सो लूट, और वरना फिर पछताओगे जब सत्ता जाएगी छूट। सरकार में बैठे हुए लोग आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब जो है हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा फर्क। ये राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते। मतलब हमारे पिताजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, ये सब किया, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे। एक कोई शराबी लड़का अगर हो, उससे जब वो पीले दो पैक, फिर वो अपने बात की बड़ी बढ़ाई करता है और घर जब पहुंचता है तो पीछे वाले दरवाजे से कमरे में लेट जाता है ताकि पिताजी जान न लें। यानी बाप को मानता लेकिन बाप की नहीं मानता। उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी का रोल है कि ये राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते। एक आज जानकारी आई है, 143 विधायकों के ऊपर मुकदमे हैं संगीन धाराओं में। 403 की विधानसभा में 143 विधायकों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और उनमें 114 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है कि माफिया नहीं है, गुंडे नहीं है? आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश दिया है कि आप मनमाने तरीके से नेताओं से मुकदमे वापस नहीं ले सकते हो। और मामला था संगीत सोम और साध्वी प्राची का, जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, और उनका मुकदमा जब वापस लिया गया तो उत्तर प्रदेश के याचिकाकर्ता ने याचिका फाइल की और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जितेंद्र बबलू की जो सदस्यता रद्द हुई, रीता बोगड़ा जी का घर जलाया था जिन्होंने, ऐसा तो नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश के हर पार्टी नेता जानते हैं कि जितेंद्र बबलू ने रीता बोगड़ा का घर जलाया था। ऐसा नहीं है कि वो छुपी हुई चीज थे, उनको कोई जानता नहीं था, वो कुछ थे नहीं, क्या घर जलाया था लेकिन देखा नहीं, जाना नहीं, सदस्यता दिला दी। और जब रीता जी ने ये डर दिखाया कि अगर उनको नहीं निकालोगे तो हम निकल जाएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता रद्द। एक रामायण में ही प्रसंग है कि मन मतिंग माने नहीं, चौले खता न पाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र बबलू को लेके फंस गई और ये बाद में इनके पास अब ये सदस्यता रद्द करें या कुछ भी करें, लेकिन कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो भाजपा में शामिल हुए नहीं या भाजपा के लोगों ने ससम्मान उनको दुपट्टा नहीं उड़ाया, सदस्यता नहीं दिलाई, पूरा प्रयास किया। लेकिन जब ये देखा कि अगर रीता बोगड़ा उसी पार्टी से निकल गई तो निश्चित तौर पर चेहरा उजागर हो जाएगा। ये जो कार्रवाई खनन की हुई है, जैसा उन्होंने पोस्ट किया है दीपक जी ने, अगर वास्तव में उनके घर से ट्रैक्टर सीज किया गया तो ये प्रतीत होता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी कार्रवाई हो रही है और असली नहीं हो रही है। और अगर उनको हिस्सा नहीं मिला तब पोस्ट किया, कारण दो ही हो सकते हैं, या तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है या उनके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की हालत है कि, और तो एक हमारे समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता ने जो बात कही है कि पहले बालू 1100 में मिलती थी, अब 2500 में मिलती है, उसका एकमात्र कारण है कि पहले जो अन्य सरकारों में जो लोग काम करते थे वो अपनी सेटिंग वेटिंग बिठाई और कुछ पुलिस को दिया, अपना कुछ कर लिया।
अब ये हो गया है कि पुलिस को भी दो, नेताजी को भी दो, तब आप कर पाओगे, इसलिए वो फीस बढ़े। देखिए शेखर जी, आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे पहले तो गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि आखिर ये आरोप लगाया किसने। मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन मैं अपने वक्तव्य में ये बात इसलिए साफ रखूंगा ताकि इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता इस बात का जवाब दें, क्योंकि हो सकता है वो ये कह दें कि ये तो मंडल उपाध्यक्ष थे। तो मैं बार बार ये बात बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और लोकल शहर के नाते सभी लोग जानते हैं कि आज ये खुलासा भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने, जो कि मंडल उपाध्यक्ष पद पर है, उन्होंने किया है। इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्थितियां साफ रखे। 20 ट्रैक्टर, 4 जेसीबी और कई सारे डंपर, ये स्वयं वो भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी बता रहे हैं जनता में चीख चीख के कि उनकी जानकारी में इतने संसाधनों से खनन हो रहा था। इसी खनन को लेकर सरकार बनने के समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खनन माफिया नहीं रहेंगे। अब मंडल उपाध्यक्ष के बयान से तो साफ होता है कि योगी जी ने उस समय यह कहा था कि अन्य दलों के माफिया नहीं रहेंगे, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खनन माफिया काम कर सकते हैं। यह बहुत साफ सी बात है जो आज मंडल उपाध्यक्ष ने योगी जी के बयान को सार्थक किया है। यहां पर दूसरी बात कि वर्तमान में अगर हम लोग देखें, चाहे वो रीता बहुगुणा जी वाला मैटर हो जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि कितने आपराधिक मामले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जो है भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, तो अब तो ये देखिए, अब तो ये बात साफ हो चुकी है कि उनका घर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आज अगर सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा कि सरकार और किसी तरीके का हस्तक्षेप करके मुकदमे वापस नहीं ले सकती, कारण क्योंकि उस याचिका के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी गौर किया होगा कि किस तरीके वर्तमान में गृह मंत्री जी ने अपने सब मुकदमे वापस करवा दिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने सब मुकदमे वापस करा दिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपराध की जो एक व्यवस्था है, अपराधीकरण को ये सरकार बिल्कुल साफ कर दे कि जो भाजपा में चला जाएगा उसे न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपराध का कहीं ना कहीं बेताज बादशाह बना रहेगा, बस उसके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होनी चाहिए, चाहे वो 2 रुपए की पर्ची कटा के हो या सिर्फ मिस कॉल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो मिस कॉल से सदस्यता दे देती है साहब। इसी तरीके से हो सकता है कि जिन्होंने रीता जी का घर जलाया हो वो पहले मिस कॉल करके आए हों। आज जो स्थितियां सामने देखने को मिल रही हैं, इसमें अब तो देखिए कोई सवाल छुपाने वाला रह ही नहीं गया है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब सोचते हैं तो चंदा चोरी होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और साहब मट्टी चोरी का जब मुद्दा उठ रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो समझ में नहीं आ रहा है किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंचों से बोलते हैं, कौन सी जड़ी बूटी है साहब। क्योंकि अब तो बेहतर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम को कलंकित करना बंद करे, क्योंकि भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो सच के साथ रहते हैं, नैतिकता उनके विचारों में रहती है, उसको कलंकित करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि आज सामने देखने को मिल रहा है। मैं खुले तौर पर यह बात कह रहा हूं, अपने मन से कह रहा हूं, अपने दिल से कह रहा हूं कि ये एक सच्चाई है। जहां पर इतना भ्रष्टाचार हो, जहां पर इतने अपराधी हो, जहां खुलेआम इस तरीके की चोरी और खनन हो रहा हो, वहां पर भगवान राम का अनुसरण करना भारतीय जनता पार्टी की बड़ा शर्मिंदगी की बात है। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और तब जवाब देना चाहिए। शेखर जी, ये भू खनन जो है ये बहुत गलत काम है। हालांकि आवश्यकता के अनुसार हमारे भवन निर्माण के संबंध में या मिट्टी भराई के संबंध में इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जहां पर इसके प्रतिबंध लगते हैं वहीं ज्यादा ये खनन माफिया का स्वरूप ले लेता है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो अवैध खनन वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दीपक दुबे जी ने जो प्रश्न उठाया है, मुझे लगता है कि वो भी इसमें शामिल रहे होंगे,
अगर नहीं शामिल रहे थे तो फिर बाद में क्यों कहा? उससे पहले भी दीपक द्विवेदी जी बता सकते थे पार्टी को कि इतना खनन हो रहा है, पार्टी के सरकार में लोग हैं, उन्हें बताइए कि हाँ ये हो रहा है, इसको रुकवाया जाए। तो ये तो हम कहेंगे कि उनका ये खुलासा इसलिए है कि वो जब पकड़े गए तो उन्होंने इसका खुलासा किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथी जो इतनी बात कर रहे हैं, गायत्री प्रजापति जो समाजवादी पार्टी के मंत्री थे 2001 की सूची में, वो बीपीएल की सूची में थे, और 2012 में वो जो है 17 तक 12 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हाथ रख के कहते थे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। मुझे आप बता दीजिए कि खनन कौन करा रहा है? ये तो छोटे खनन की बात है, बड़े खनन की बात करिए। राम क्षेत्र को तोड़ने के लिए किसने आदेश दिलाया? किसने अमेरिका से जो है पैक्ट किया? किसने चीन को 60,000 करोड़ रुपए के थोरियम बेचने का काम किया? इस खनन की बात नहीं करते, उसकी माफियाओं की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी में तो हिम्मत है और बड़ी स्पष्टता से, चाहे बबलू हो चाहे कोई हो, उसको निकाल देता है। आपने तो कभी मुख्तार अंसारी को नहीं निकाल पाया, आपने तो कभी जो है अतीक अहमद को नहीं निकाल पाया, आपने तो कभी डीपी यादव को नहीं निकाल पाया, जो खुलेआम डकैती डाल रहे थे और जो है अपराध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आता है, निकाल देती है। भारतीय पार्टी के अंदर कौन आ जाए इतनी बड़ी पार्टी में, ये बाद में जब पता लगे जिसके खिलाफ होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो जहां तक समझते हैं कि खनन के लिए कोई धुला हुआ नहीं है, और आदमी तो वही है, वही रामवीर यादव सपा में थे, वही रामवीर यादव भाजपा में है, वही और तमाम लोग थे जो सपा में थे वो भाजपा में है, तो आदमी तो वही आ गए। तो ऐसा थोड़ी अंतर हुआ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये गलत काम जो भी करते हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दीपक दुबे जी ने अगर आरोप लगाया है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन्होंने सही किया बिल्कुल, और जिन्होंने करते उनके साथ भी होना चाहिए। लेकिन ये मानना चाहिए कि ये ट्रैक्टरों से या 24-40 ट्रैक्टरों की बात नहीं है। बात आप करेंगे जाकर के चंबल की बात करें या यमुना की बात करें, आज हमीरपुर बाढ़ का क्षेत्र बना हुआ है। हमीरपुर में इतनी बाढ़ आई है, उसका कारण क्या है? इसलिए कारण है कि वहाँ लगातार खनन किया गया सपा सरकार में, वहां पर सारा जो है बांध बना दिया गया चंबल पर, यमुना नदी पर, तो उसको रोक करके खनन किया गया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ, कोई दूसरे नहीं हुआ। इसलिए ये ना कहिए कि ये भाजपा का चेहरा तो आपका इससे भी ज्यादा खराब था, जो आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसको रुकना चाहिए। हम नहीं कहते कि किसी की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, हम तो कहते हैं कि हम 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं डिबेट के रूप में, अपनी अपनी सरकार की यही जिम्मेदारी ले लें कि चलिए अवैध खनन नहीं होगा। आने वाली सरकारें जो हैं वो इस प्रकार के कार्यों को रोकें, ये हम जरूर चाहते हैं। जी, हमने कहा गायत्री प्रजापति का नाम लिया गया। गायत्री प्रजापति ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल में है। भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बाद येदियुरप्पा को गले लगाकर मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बाद समर्थन लेकर महाराष्ट्र में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का लॉलीपॉप दिया। रात में 4 बजे समर्थन लिया और सुबह 7 बजे उन्हें क्लीन चिट दे दी। अजीत पवार 3 घंटे में ही वॉशिंग मशीन से धुल के और भ्रष्टाचारी से सन्यासी बना दिए। ऐसी पार्टी भ्रष्टाचार का दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगा रही। रही बात मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की, जानकारी करिए, सही जवाब दे दिया। जानकारी करिए मान्यवर, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी भारतीय समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी में राजनीति किए हैं और वहीं से विधायक और सांसद बने, समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं बने वो। दूसरी चीज, डीपी यादव की बात, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान आई थी, डीपी यादव को शामिल न करने की जिद पर ही माननीय मुलायम सिंह जी में और अखिलेश यादव जी में विवाद शुरू हुआ था। किसी भी कीमत पर उन्होंने डीपी यादव को शामिल नहीं किया था। और आपने बताया, हम तो ये मांग करते हैं इस डिबेट के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार आज टॉप 10 क्रिमिनल की सूची जारी करे उत्तर प्रदेश में। कल काला सच सामने आ जाएगा
कि कौन सी पार्टी में माफिया हैं। समाजवादी पार्टी में एक भी ऐसा नेता आप बता दो जिसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो और वो वर्तमान समय में किसी पद पर पदस्थ हो और पार्टी नहीं पद पर क्या होगा बताओ, आप सरकार में पद कहाँ से हो जाए। संगठन तो हमारे पास अपराध हमारे पास हमारे पास हाँ देखिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उनकी इस बात के उन्हें जो है बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ कि छोटे छोटे खनन हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े खनन की बात करते हैं। और देखिए साहब, आज जो खनन खुला है फर्रुखाबाद में, वो भले ही छोटा खनन है, इससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी बड़े तर्ज के खनन की बात करना चाहती है। छोटे छोटे खनन तो भारतीय जनता पार्टी में होते ही रहते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता कही देते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं, तो देखिए साहब ये साहब आपका मान्यवर मेरी बात आ जाने दीजिए, आप कह दीजिएगा, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए इन सब माफिया और खनन पर रोक लगाने के लिए। चलिए मैं कल के लिए तैयार हूं, लेकिन पहला कदम आप बढ़ाइए, डीएम साहब को एप्लीकेशन दीजिए और विधायकों को बुलाइए मौके पर कि तत्काल प्रभाव से खनन करने वाले जितने हैं सबके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके ये जितने डंपर ट्रैक्टर और खुले हैं इनको कल के कल गिरफ्तार करवाइए, बंद करवाइए। मैं आपके साथ चल रहा हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार में इस तरीके का मौका हम आपको नहीं देंगे, लेकिन कदम एक आप बढ़ाइए, क्योंकि सरकार से सवाल पूछे जाते हैं साहब, सरकार से उम्मीदें करी जाती हैं साहब, और जो सरकार राम के नाम पर बनी हो उससे उम्मीदें जनता को कुछ ज्यादा ही होती हैं। तो अपनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी निभाए, सच से मुंह ना चुराए, ये ना कहे कि ये घोटाला छोटा है, अभी हम और बड़ा वाला करेंगे। हाँ विवेक जी, क्योंकि टीसीएल तो ये बड़े खनन है, इन पे बोलना चाहिए। भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने खुद अभी स्वीकार किया कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी के समय में हमीरपुर में ये हुआ या हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक अतीत की बात करते रहेंगे? आपको जनता ने बहुमत दिया, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी? ये मुख्य प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। आज आप जनता ने आपको गद्दी पे बिठाया, आपने जनता के भरोसे को क्या किया आपने? ये दूसरी आप बात कर रहे थे थोरियम की चोरी की या राम सेतु की, तो अब आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत में है, आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी उनके ऊपर? अगर ऐसा था, रही बात कि वही रामवीर उपाध्याय आज वहां है, आज यहाँ है, आपने कैसे आप अपराधी को ले लेते हैं? आप कैसे भ्रष्टाचारी को ले लेते हैं? क्योंकि आप जितना सुशासन का दावा करते हैं, जितनी नैतिकता की आप दुहाई देते हैं, जितनी आप देशभक्ति की दुहाई देते हैं, शायद देश की एकमात्र पार्टी है, तो उनको तो कम से कम ऐसे रामवीर उपाध्याय हो या कोई भ्रष्टाचारी हो, उनको तो नहीं लेना चाहिए। इसका जवाब है। बात यह नहीं कि वही आदमी है, वहां है, यहाँ है। तो इन सब चीजों को आज भारतीय जनता पार्टी, सब जनता देख रही है और इसके लिए 22 में तैयार बैठी हुई है। और एक बात तुमको मैं आपसे बता दूं कि जब महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जो राजा अतीत की ही बात करता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। ये बात हमारे भाजपा के लोग, सनातन धर्मी लोगों को जो झंडा उठाए घूमते हैं, हिंदुत्व के झंडा बरदार बनते हैं, उनको भी भीष्म पितामह की इस बात पे गौर करके अपने आगे के जो 6 महीने बचे हैं, कम से कम उन्हीं में सनातन धर्म के हिसाब से या भीष्म पितामह जी के हिसाब से या जो सुशासन के हिसाब से या नैतिकता के हिसाब से कार्रवाई करके कम से कम 4.5 साल का हिसाब 6 महीने में बराबर करके दिखाइए। ये मौका भी है। हाँ शेखर भाई, बहुत अच्छी बात हमारे अभी बीजेपी के हमारे प्रमुख वर्ग ने कही और स्वीकार किया कि हाँ खनन, देखिए खनन एक मानव की आवश्यकता है। आज इमारत नहीं बन सकती बगैर खनन के गड्ढे। लेकिन आपकी सरकार ने, जैसे आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अगर हमारे ऊपर ये आरोप आप प्रचारित ना करते तो 17 में हमारी सरकार होती,
हमारी सरकार को आपने बदनाम किया और ये कहा कि हम सुशासन देंगे, हम पर भरोसा करो, हम विकास देंगे, हम माफिया नहीं रहने देंगे। तभी तो हम हटाओ। हमारे गायत्री प्रजापति देखिए 5 साल जेल में सड़े। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको ध्यान होगा कि जब यह अतीक अहमद जैसे लोग जब मंच में गए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धक्का देके नीचे उतारे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कतई गुंडों को लाइक नहीं करते। और आप ये देखिए कि हमने वही बालू 1000 रुपए में दी, भले खनन तो हुआ लेकिन 1000 आपने 3000 में दी। ये क्यों हो रहा है? बालू हम 300 मिट्टी 400 रुपए में 500 रुपए में दे रहे थे, आप 700 1000 में बेच रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप तो हमसे 10 गुना पैसा कमा रहे हैं। हम लोग तो जनता को, गरीब आदमी को 1000 रुपए में बालू टाली दे देते थे। हमारे यहाँ खनन नहीं था, हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी। लेकिन आपके यहाँ व्यवस्था दूसरे प्रकार की हो गई है। और कहने को प्रचारक, आपके यहाँ प्रचारक ज्यादा अच्छे हैं, हमारे यहाँ लोग प्रचारक नहीं है। मैं आपको एक अभी अंदर की बात बता रहा हूँ। एक दिन आपके मंत्री आए थे और एसडीएम साहब वहां बैठे हुए थे और एक व्यक्ति को, एक खनन मामले को प्रस्तुत किया गया वहां, और ये कहा गया साहब जी अपने आदमी हैं और साहब एसडीएम साहब इन्हें बहुत देख लो। तो मंत्री जी ने कहा कि हाँ देख लो साहब, इधर साहब देख लियो। अब वो खुल्लम खुल्ला हो गए, धड़ाधड़ गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये चीजें सब सरकार कराती है, क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकता, इस पर कानून होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब सरकार हमारी थी तो हमने मुख्यमंत्री जी को स्वयं कालिदास मार्ग जाकर एक पत्र दिया था और ये हमने कहा था कि मानव की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ये माफिया आप खत्म करें और सस्ता करें। कि भाई साहब सब लोगों के बात को बड़ा ध्यान से सुना। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं को तो बंद किया, छोटे छोटे माफियाओं के खिलाफ भी जैसे जानकारी मिलती कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं होती। दीपक दुबे के उजागर करने से ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई बराबर हो रही है। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के खनन जो अवैधानिक हैं वो तो बंद ही होने चाहिए, वैधानिकता के आधार पर होना चाहिए निश्चित। ये जो रॉयल्टी की बात हो रही, जो ठेके दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहते हैं, और फ्री कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। हम भी सहमत हैं इससे, इनको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि आवश्यकता तो है ही है, उसके बंद होने से भी काम नहीं चलेगा। इनको बंद कर दिया जाए तो निश्चित तौर से ये माफिया जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। और सरकार से हम भी अपील करेंगे और आप लोग भी विपक्ष के नाते कह सकते हैं भाई इसको बंद करिए। आप, आपके पास भी तो ये इतना है, अपील कर रहे हैं हम, अपील करेंगे। भाजपा प्रवक्ता को तो कल डीएम से मिलने जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप सरकार में पूरी है, संगठन और सरकार में संतुलित पूरी है। ये भाजपा प्रवक्ता से मैं निवेदन करूंगा कि कल वो डीएम साहब से मिलने जाए। उसी खड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर साहब कल आप डीएम साहब से मिलने जाइए। तो बहुत प्रोफेसर साहब इसीलिए कहीं न कहीं किया है मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि कल वो डीएम साहब के पास जाएं इस विषय को लेकर। इनकी वीडियो बनाकर आप जो है अपने इस पर डालें और इस पर डिबेट दोबारा कराएं 15 दिन बाद। भाई मेरा एक निवेदन है, उनकी वीडियो बनाएं और अपने मेरा एक निवेदन है, डालें और इस पर कराएगा 15 दिन बाद कराएं। भाई मेरा एक निवेदन है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय से निवेदन है। जी एक मिनट, ये वीडियो बनाने वाला काम हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता संरक्षित खनन माफिया बहुत बेकाबू है। उन्होंने हमीरपुर में एक दरोगा के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था, इसलिए किसी भी कीमत पे हम ये सलाह नहीं देंगे कि वीडियो बनाया जाए। सत्ता से ये अर्ज लगाई जाए, सत्ता से ये अपील की जाए कि इसको बंद कराया जाए। इस तरह के कोई काम नहीं होने चाहिए। चलिए, प्रवक्ता महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से निवेदन है कि वो कल डीएम साहब से मिलकर इस मुद्दे को उठाएं। आज की इस फेस्ट में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, विवेक जी का, अनिल जी का, शुभम जी का और राजेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई फेस्ट को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी बड़ों को प्रणाम।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।